जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट 2026 में पेपर 2 सीडीपी बाल विकास एवं मनोविज्ञान में प्रैक्टिस सेट 10 लेके आए हैं। आज हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आप तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है। एक शिक्षक किसी बच्चे के गलत उत्तर को तुरंत अस्वीकार करने के बजाय पूछता है, यानी उसका गलत जवाब आ रहा है तो वो तुरंत स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बजाय पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? क्या बच्चे को सही उत्तर याद कराना है? तो याद कराना देखिए निगेटिव वर्ड होता है। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया समझना है, ये सही बात है। बच्चे को अधिक अभ्यास कराना है तो अधिक या कम की बात तो बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे की तुलना अन्य विद्यार्थियों से करना है तो यहाँ पर तुलना भी नहीं करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को समझना है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विद्यार्थी की रीजनिंग जानने से शिक्षक उसकी मिसकॉन्सेप्शन और लर्निंग डिफिकल्टी पहचान सकता है। इसके आधार पर उचित फीडबैक और रेमेडियल टीचिंग की जानकारी दी जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि एक विद्यार्थी कठिन प्रश्न देखकर कहता है, पहले मैं इसे छोटे भागों में बांटकर हल करने की कोशिश करूंगा। यह किस क्षमता को दर्शा रहा है? छोटे छोटे भागों में इसको बांटकर हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या यह आत्म नियमन है, क्या अनुकरण है, बाह्य प्रेरणा है या यांत्रिक स्मृति है? तो छोटे छोटे भागों में बांटने का मतलब है कि बच्चा जो है वो खुद से कोशिश करना चाह रहा है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, कोशिश करना चाह रहा है। और जब कोशिश करेगा तो खुद से करेगा, मतलब आत्म नियमन करना चाह रहा है, यानी सेल्फ रेगुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की, तो इसमें विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित करता है, रणनीति बनाता है, अपनी प्रगति देखता है और आवश्यकता पड़ने पर रणनीति बदलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने ये है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपनी अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत करने और फिर प्रमाण के आधार पर उन्हें संशोधित करने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण से सबसे अधिक संबंधित है? देखिएगा, संशोधित भी करना है, उसमें बदलाव भी करना है और प्रस्तुत भी करना है। तो क्या यह व्यवहारवाद है, निर्माणवाद है, परिपक्वतावाद है या शास्त्रीय अनुबंधन है? तो यहाँ पर प्रस्तुत करना है और फिर संशोधित करना है, मतलब कहीं ना कहीं हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निर्माणवाद की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। बात करें निर्माणवाद में, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है कि एक बच्चा किसी कहानी के पात्र के स्थान पर स्वयं को रखकर सोचता है कि वह ऐसी परिस्थितियों में क्या करता। यह किस संख्या का उदाहरण है? यानी एक बच्चा किसी कहानी के पात्र के स्थान पर स्वयं को रख रहा है, यानी जो पात्र है उसके स्थान पर स्वयं को रख रहा है और फिर उस परिस्थिति पे वो क्या करेगा? क्या वो सहानुभूति या वर्गीकरण या अनुकरण या संरक्षण कर रहा है? तो अगर वहां पर अपनी परिस्थिति यानी उस कहानी के पात्र पर स्वयं को रख रहा है और फिर क्षमता किस उदाहरण को प्रदर्शित कर रही है, तो ये आपकी बनती है एम्पैथी, यानी कहने का मतलब हो गया सहानुभूति। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्पैथी में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। यह सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपको देखने को मिलेगा कि कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर बताने के बजाय संकेत देता। देखिएगा, उत्तर बताने की जगह पे वो संकेत दे रहा है, वो स्वयं समाधान तक पहुंचते हैं। ये इसलिए कर रहा है ताकि वो खुद स्वयं समाधान करे। तो ये किसका उदाहरण है? दंड तो बिल्कुल होगा ही नहीं, और ड्रिल तो भूल जाइए। ड्रिल और दंड यानी पनिश, ये दोनों निगेटिव वर्ड है।
क्या ये स्कैफोल्डिंग है या क्लासिकल कंडीशन है? तो जब आप कोई भी प्रश्न खुद से समाधान कर रहे होते हैं और जब आपको कोई बाह्य संकेत दिया जाता है तो वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। लेव वाइगोस्की साहब ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की के जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित है। सहायता विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार दी जाती है और क्षमता बढ़ने पर धीरे धीरे कम की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि इस निष्कर्ष से असहमत होने के 2 कारण बताइए। यह प्रश्न मुख्यतः किस कौशल को मापता है? यानी किसी भी निष्कर्ष से जो असहमत हैं तो आप 2 कारण बताइए। क्या ये स्मरण? तो स्मरण तो याद करना है, निगेटिव वर्ड है। क्या विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन है? तो यही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कारण देना, तुलना करना, प्रमाण प्रस्तुत करना, निष्कर्ष का मूल्यांकन करना HOTS से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। एक विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक पाने के बाद अपनी गलतियों को देखकर अगली परीक्षा के लिए नई अध्ययन रणनीति बनाता है। यानी नंबर कम है, उसके बाद अगले एग्जाम के बारे में सोच रहा है। यह अपने सेल्फ यानी खुद को मजबूत बनाना चाह रहा है। तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो सेल्फ असेसमेंट में विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों और कमियों की पहचान करता है और सुधार के लिए आगे की योजना बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रश्न है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी किसी अवधारणा को देखकर कुछ करके और कुछ चर्चा करके बेहतर समझते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान, केवल निगेटिव वर्ड है। केवल पुस्तक पढ़ना चाहिए, केवल निगेटिव वर्ड है। और डी वाला ऑप्शन में भी केवल है, तो निगेटिव वर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विविध शिक्षण अनुभव उपलब्ध कराना। विविध गतिविधियां विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती हैं। टीचिंग को लर्नर नीड्स के अनुसार अनुकूलित करना अधिक प्रभावी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। एक शिक्षक किसी विद्यार्थी की गलती को पूरी कक्षा के सामने अपमानित करने के बजाय, यानी उसको क्लास में अपमानित नहीं कर रहा है, उसके बजाय व्यक्तिगत रूप से समझा रहा है, यानी उसको अकेले में बुला समझा रहा है। तो यह सुधार का जो अवसर दे रहा है, ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो दंडात्मक दंड तो दिया ही नहीं, ये गलत जवाब हो गया। वो सकारात्मक एवं सहाय, देखिए अकेले बुला के समझाने का मतलब हो गया कि उसका सहायता करना चाह रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भय मुक्त वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहभागिता और सीखने की इच्छा बढ़ाता है। गलती को सीखने के अवसर के रूप में देखना प्रभावी शिक्षण का हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। एक विद्यार्थी गणित में सीखी गई प्रतिशत की अवधारणा का उपयोग खरीदारी में छूट की गणना करने के लिए करता है। यह किसका उदाहरण है? यह अधिगम का स्थानांतरण कर रहा है, अनुबंधन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है या परिपक्व? देखिए, जो प्रतिशत की अवधारणा है उसी का प्रयोग कर रहा है छूट की गणना करने। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन है, यानी कहीं ना कहीं ये अपने प्रतिशत को स्थानांतरित कर रहा है छूट में। तो यही ऑप्शन नंबर ए यानी अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पे, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पहले सीखा गया ज्ञान या कौशल नई परिस्थिति में लागू किया जाता है तो उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने देता है, स्वयं को, और केवल आवश्यक होने पर मार्गदर्शन करता है, या किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? तो निष्क्रिय तो है ही नहीं, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है, रटना निगेटिव वर्ड है। अब सक्रिय अधिगम है कि अनुबंधन है? तो समस्या का समाधान स्वयं खोजना है और जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं बच्चा अगर एक्टिव है तभी तो ये शिक्षक ऐसा सोच रहा है, यानी कहीं ना कहीं बच्चा सक्रिय अधिगम आपका हो जाएगा। एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में विद्यार्थी सोचता, प्रश्न करता, खोजता, चर्चा करता और समस्या हल करता। इसमें विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी उत्तर के बजाय अपने उत्तर का प्रमाण दीजिए कहता है
तो वह मुख्यतः क्या विकसित कर रहा है? क्या यह तथ्य, स्मृति, प्रमाण आधारित? देखिए यहाँ पर बोला है ना कि प्रमाण देने को कह रहा है, तो बस प्रमाण आधारित तर्क हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, विद्यार्थी अपने दावे को तथ्य, प्रमाण और तार्किक कारण से समर्थन करना सीखता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग का महत्वपूर्ण भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार किसी परियोजना का विषय चुनने को देता है, वह मुख्यतः किसे बढ़ावा दे रहा है? देखिए रुचि के अनुसार और चुनने की बात हो रही, विषय चुनने की बात हो रही है, या लर्नर ऑटोनॉमी की बात हो रही है, रूट लर्निंग, एक्सटर्नल मोटिवेशन, पैसिव लर्निंग। देखिएगा लर्नर ऑटोनॉमी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, निर्णय लेने की बात होती है। निर्णय लेने का मतलब कहीं ना कहीं चॉइस करने की, चुनने की बात होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लर्नर ऑटोनॉमी में विद्यार्थी अपने अधिगम में निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने की भूमिका प्राप्त करता है। इसमें ऑनरशिप और मोटिवेशन बढ़ सकती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि एक शिक्षक किसी विद्यार्थी के कमजोर प्रदर्शन को केवल कम बुद्धि का परिमाण नहीं मानता, बल्कि उसके सीखने के अवसर, रणनीति और वातावरण की जांच करता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? क्या स्थिर बुद्धि दृष्टिकोण है, समग्र एवं विकासात्मक दृष्टिकोण है, दंडात्मक दृष्टिकोण है, या केवल? तो ये दोनों तो निगेटिव वर्ड हो गया, इसको तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। स्थिर रहना का मतलब विकास हो ही नहीं रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समग्र एवं विकासात्मक दृष्टिकोण, विद्यार्थी की उपलब्धि अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है। शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया, वातावरण, अवसर और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके लिए है, जो कि अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि वे किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के बाद स्वयं जांचें कि उनकी रणनीति कहाँ सफल और कहाँ असफल रही। मतलब अवलोकन करने की बात हो रही, जांच करने की बात हो रही है। तो किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? क्या मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग हो रही है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, या बाह्य प्रेरणा? यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, जांच हो रही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग में विद्यार्थी अपनी सोच, रणनीति और सीखने की प्रगति की निगरानी करता है, और यह सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को मजबूत करता है। तो आज हमने आपके सामने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रखा, जो कि अच्छे प्रश्न थे और आपको भी मजा आया होगा। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।